Hello my dear students, I am Sanjay Srivastav. Welcome back to my channel Science with Sanjay. Let's begin carbon and compound part 4. तो हम देखते हैं कंबशन का रिएक्शन। कार्बन एंड कंपाउंड में कंबशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कंबशन का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंबशन होता क्या है। सो burning of carbon in excess of air, excess of oxygen. ओके तो अगर जब भी कार्बन का बर्न होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड कंबशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कंबशन। ठीक, तो कंबशन में कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन। तो व्हेन कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, carbon dioxide is produced plus heat. So it's a very general reaction for the hydrocarbon. अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा देख लिया जाए इस रिएक्शन को। तो कंबशन रिएक्शन हम दो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ये दोनों में स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड में हमारा मीथेन प्लस ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन में बर्न करती है तो इसका भी कंबशन होता है। सो व्हाट इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट and then H2O because it's a alkane. So after oxidation we forms carbon dioxide, heat and H2O. Now second reaction we take अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो जा रहा है तो 2H2O, इसमें भी हीट एंड लाइट है। हीट और लाइट का इवोल्यूशन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन जो कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के बर्न होते हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें कि हीट का इवोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग जल्दी से। अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में एक इथीन मॉलिक्यूल लेते हैं। इथाइन हो जा रहा है। ठीक, इथीन मॉलिक्यूल लिए, इसमें भी 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन के एटम से मॉलिक्यूल से हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन को। तो इसमें हमारा 2CO2 प्लस इसमें भी 2H2O, हीट और लाइट का वही सेम रहेगा। अब इसमें एक और रिएक्शन लेते हैं, C2H2 प्लस 7O2 VC 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। बैलेंस रिएक्शन है तो इसमें भी सेम हीट और लाइट रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने देखा कंबशन रिएक्शन मीथेन का और इथेन और इथाइन का। इसमें दोनों में हमें देख रहे हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है एफर्वेसेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, H2O2 हो सकता है। तो हमारे ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से काम करता है? मीथेन, we take it hot copper tubes 473 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर रख लेते हैं। तो ये पैरामीटर है 473 केल्विन कॉपर ट्यूब। तो जब हम इसको पास करेंगे कॉपर ट्यूब पे किसी मीथेन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देखते हैं मिथाइल अल्कोहल प्लस H2O बना देता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को भी एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। ये हमारा डिहाइड्रेट कर जाता है, -H2O, एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और ये हमारा इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन कॉपर ट्यूब्स। Here also I think it's a hydrogen। तो ये ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमारा। अगला टॉपिक समझ में आ रहा है भाई? एकदम एक एक रिएक्शन को बढ़िया से समझना है, लिख के उसको पढ़ना है, तब समझ में आ जाएगा कि क्या रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो अगला हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? यानी एडिशन रिएक्शन ये हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होता है, पहली बात। ठीक है, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन adds hydrogen, chlorine, HCl। तो ये जो भी है ये रिप्लेस हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करते हैं और उनका रिएक्शन होता है, चाहे क्लोरीन से चाहे हाइड्रोजन से। देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड में होता है, सॉरी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हमारा डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन, एक रिएक्शन, ये एक जनरल रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन के दोनों यहाँ पे लग जाते हैं। इस तरह से ये हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। बट इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको इथीन मॉलिक्यूल के रूप में देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, दो शेयर्ड पेयर, वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर यहाँ पे। तो अब क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और इस तरह से एक इथेन मॉलिक्यूल बनाएगा इथेन का। तो ये इथाइन से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के जब रिएक्ट करता है तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस करता है। यहां से बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के दो एटम दोनों यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, इस साइड पे अटैक करेंगे। तो एक हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा। तो ये हमारा रिएक्शन है। ओके, इसका एप्लीकेशन क्या है इसको देखा जाए तो हमारा जो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसी के आगे है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी रिएक्शन क्या है, when an unsaturated hydrocarbon reacts with hydrogen, so bond gets break, it forms saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है। तो देखते हैं एडिबल ऑयल, कोई भी खाने का तेल अनसैचुरेटेड जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, एक कैटलिस्ट निकल का रहेगा, सो इट चेंज इनटू वनस्पति घी, वनस्पति घी या डालडा या गगन जो भी ब्रांड हो। तो एडिबल ऑयल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं लिक्विड फॉर्म में, इट कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड ऑयल फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। चलिए देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है कि फायदा पहुंचाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स are not good ठीक फॉर हेल्थ के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसमें हमारा बटर, देसी घी, मार्गरीन,
ये सब आता है जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और जितना भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, फिर हमारा मस्टर्ड ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। दीज आर गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपने खाने में, अपने पीने में। चलिए, ठीक, समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड पे ही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगला हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये कुछ ऐसा ग्रुप है या एटम है जो कि सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट के तौर पर रिप्लेस हो जाएगा। सो आइए पढ़ते हैं इसको। दिस रिएक्शन in which an atom or group of atom in a substance get replaced by an atom or group of atom without changing the structure। तो इसका माने क्या हो गया कि ऐसा रिएक्शन, इसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कोई एक सब्सटेंस में रिप्लेस होता है। किससे? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इस रिएक्शन को समझेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन हमारा होता है। पहली बात, इस रिएक्शन में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। शुरुआत में जब कोई मॉलिक्यूल है, चाहे क्लोरीन का, जब उसकी क्लीवेज होती है तो चेन इनिशिएट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरी बात, जब चेन चलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है, तो उसको चेन प्रोपोगेशन बोलते हैं। और तीसरे स्टेप पे जब जहां चेन खत्म हो जाती है, रिएक्शन खत्म होता है, तो उसको हम चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। बहुत ही बढ़िया इसका मैकेनिज्म होता है। मीथेन का एक मॉलिक्यूल इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो ये सनलाइट के हेल्प से होता है। सनलाइट, तो क्लोरीन जो हमारा है वो इस पे अटैक करता है और एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, या हाइड्रोजन एटम इससे अटैच होगा, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अटैचेस हेयर एंड हाइड्रोजन गेट्स हेयर। So reaction completes in this way
तो इसे क्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। तो ये हमारा एक क्लोरीन एटम लगा इस पे, तो क्लोरोमीथेन। उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत आसान है ये। फिर सनलाइट, अगेन एक रिएक्शन आगे बढ़ता है, एक क्लोरीन एटम यहाँ, एक क्लोरीन एटम यहाँ, प्लस HCl। Now again we take it, it's called as डाइक्लोरो, दो क्लोरीन के एटम, तो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब इस डाइक्लोरोमीथेन को अगेन हम रिएक्ट कराएंगे। सनलाइट में, ये डिफ्यूज सनलाइट होती है, तो डिफ्यूज सनलाइट में अगेन एक क्लोरीन एटम रिप्लेस किया और ये HCl, तो इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। तीसरा रिएक्शन जब हम इसको कराएंगे, चलिए ऊपर ही देखते हैं। तो तीसरा रिएक्शन में sunlight and this last hydrogen atom also get replaced, so we find all the hydrogen atom has been replaced by chlorine atom, तो इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, इथेन का जरा इसी तरह से रिएक्शन बताइएगा, C2H6 इसका कैसे होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, कल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह से ये हम इसको किए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इथानोल। तो ये इथानोल का हमें स्टडी करना है। इथानोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। तो इथानोल हमारा इथाइल अल्कोहल कहलाता है और इसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिससे दूर से ही पता चल जाता है कि ये अल्कोहल है। और पंजेंट ओडर होता है, पंजेंट मतलब एक गंध होती है, स्मेल भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और टेस्ट भी लगभग बर्निंग टाइप का होता है, बर्निंग टेस्ट। तो ये है अल्कोहल का, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है, उसका आज हम देखते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन होता है और किस तरह से हम उसको करते हैं। तो पहला हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथीन। अब ये इथीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्स H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
C2H4 प्लस ये कंस H2SO4 तो हमारा जो इथीन मॉलिक्यूल है ये हमारा रिएक्ट करेगा कंस H2SO4 से, जिससे कि हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस से हमारा C2 CH3 CH2OH एक मिथाइल अल्कोहल का फॉर्म होगा। ये हमारा इथीन है, इथाइल अल्कोहल। इसके बनने की पूरी प्रक्रिया देखते हैं कैसे है। तो C2H4 प्लस H2SO4 तो हमारा जो सल्फेट के साथ ये कंबाइन करेगा तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो with the help of this ethene is changed into ethyl hydrogen sulfate, and this ethyl hydrogen sulfate on hydrolysis get changed into ethyl alcohol, ठीक। ये हमारा पहला रिएक्शन है जिससे कि हम अल्कोहल बनाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखते हैं इसको दूसरा रिएक्शन, मोलेसिस, यानी कि फर्मेंटेशन से बनता है इथाइल अल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं मोलेसिस, इथाइल अल्कोहल। बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन जो होता है, शुगर सॉल्यूशन में जब इसको कंसंट्रेट करते हैं, इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद ये शुगर क्रिस्टल हो जाता है और उसके बाद में जो लेफ्ट हमारा होता है, लेफ्ट, वो मोलेसिस होता है। मोलेसिस खांड बोलते हैं इसको। 60% अनरिकवर्ड इसमें शुगर होता है, 60% अनरिकवर्ड शुगर, ठीक। तो इसको देखते हैं कैसे मोलेसिस से हम इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि मोलेसिस जो है इज अ थिक डार्क कलर सिरपी लिक्विड, सिरपी लिक्विड। किस तरह का होता है ये? डार्क कलर सिरपी लिक्विड से होता है। और जो 60% हमारा लेफ्ट ओवर जो बच जाता है शुगर,
जो कि फर्मेंटेशन शुगर क्रिस्टलाइजेशन के बाद 60% बचता है, तो उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं 10% शुगर सोल्यूशन, यानी इट इज डाइल्यूटेड टू 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। तो ये उनका एक फूड होता है, फूड की तरह एक्ट करता है फॉर फर्मेंटेशन। तो इसमें इसलिए भी ऐड करते हैं कि फर्मेंटेशन में हमारा ये हेल्प करता है। फर्दर इट इज डाइल्यूटेड and added a small amount of H2SO4 and the temperature is kept at 30 degree for few hours। तो ये रिएक्शन क्या करता है, तो हम सक्रोज को लेते हैं, शुगर जो हमारा लेफ्ट शुगर है C11H22O12 प्लस एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेज, है ना बच्चों। तो ये इन्वर्टेज ऐसा है जिसके हेल्प से ये हमारा फर्मेंटेशन होता है। इसमें लिटिल बिट ऑफ H2SO4 होता है, इसमें अमोनियम सल्फेट भी होगा, कुछ अमोनियम फॉस्फेट भी होगा, ठीक है। तो रिएक्शन कराते हैं 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने पे। तो हमें जो मिलता है, एक तो हमें ग्लूकोज मिल गया, ठीक, दूसरा क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिल गया। अब ये दोनों हमें मिल गए। इसके बाद देखते हैं इनका भी फर्मेंटेशन होता है, इनका भी फर्मेंटेशन होता है। तो फर्दर फर्मेंटेशन करने के लिए हमने लिया C6H12 जो कि हमारा ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम से रिएक्ट कराते हैं, एंजाइम उसके साथ। तो ये हमारा एक अल्कोहल आ जाता है। तो इस तरह से हमारा अल्कोहल जो बनता है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। जो फर्मेंटेशन से हमें प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में, उसको बोलते हैं वॉश। तो ये वॉश जो होता है, जब शुगर बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर हमारे पास बचा हुआ लिक्विड है उसको वॉश कहते हैं, और इसमें 8 to 10% शुगर होता है, 8 to 10% शुगर होता है। तो ये वॉश कहलाता है। अब ये वॉश को फर्मेंट करते हैं, वॉश ऑन फर्दर फर्मेंटेशन, आगे भी फर्मेंट करते हैं। तो ये हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें 95% अल्कोहल होता है, 95% अल्कोहल होता है, 5% वाटर है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, जिसमें कि हमारा 100% अल्कोहल का कंटेंट रहता है।
100% अल्कोहल। तो ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल कहलाता है, जिसमें कि फर्मेंटेशन होता है तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो 100% होता है। इसी तरह से पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल पेट्रोल है और 1 इथानॉल है। तो ये हमारे इंडस्ट्री में यूज होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री में इस पावर अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो ये एज ए फ्यूल इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल। ये टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं हम लोग। कितना अल्कोहल टॉक्सिक है तो उसका भी यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, देन मिथाइल अल्कोहल। So it is also known as grain alcohol, grain, और ये हमारा spirit, and this is known as wood alcohol। तो ये हमारा wood alcohol। इस तरह से हमारी टॉक्सिसिटी होती है अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल, it is less toxic than isopropyl, and isopropyl alcohol is less toxic than methyl alcohol। चलिए ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सो इथाइल अल्कोहल, सबसे बड़ी बात है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो कलरलेस होता है, यानी कलरलेस। कलरलेस हैव पंजेंट स्मेल। क्या करता है भाई? पंजेंट स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट होता है इसका। बर्निंग टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है? बर्निंग टेस्ट, बहुत जलन टाइप का। ठीक है, तो अल्कोहल में ये क्वालिटी है। दूसरा क्या है अल्कोहल का? हम देखते हैं कि अल्कोहल में जब व्हेन टेकन इट प्रोवाइड एनर्जी, ये बॉडी में एनर्जी देता है, क्योंकि अल्कोहल जब बर्न करता है तो एनर्जी कैलोरी देता है। बट व्हेन इट इज टेकन इन वेरी लार्ज अमाउंट, सो इट हैज वेरी बैड इफेक्ट, यानी इंजरियस इफेक्ट। हमारे इंजरियस इफेक्ट होते हैं किस पे? ऑन बॉडी, बॉडी पे बहुत ही इंजरियस इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए चौथा चीज देखते हैं। इंजरियस इफेक्ट के बाद अगर कोई इसका रेगुलर कंजप्शन करता है तो उसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो हम ये देखते हैं कि उसको जो है ड्राउजीनेस फील होती है, अगर ज्यादा उसको, तो ड्राउजीनेस, मेमोरी लॉस, लॉस इन डिस्क्रिमिनेटिंग थिंग्स।
तो ड्राउसीनेस, मेमोरी लॉस, लॉस इन डिस्क्रिमिनेटिंग, दो चीजों के बीच में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये दिक्कत है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फाइनली अनकॉन्शियसनेस, ज्यादा ले लिया तो अनकॉन्शियसनेस, तो अल्कोहल बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। और क्या इफेक्ट होते हैं इसके शरीर पे? सबसे ज्यादा दिक्कत ये लीवर पे, इट हैज डैमेजिंग इफेक्ट। अगर बार बार इसको लिया जाएगा पर डे तो डैमेजिंग इफेक्ट किस पे होता है? ऑन लीवर, हार्ट, किडनी। तो लीवर तो एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हर समय डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी हमारा इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल है उसको निकालता रहता है। तो लीवर जब बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो जाता है तो एक बीमारी इसमें होती है लीवर सिरोसिस। ये लीवर का एक कैंसर होता है बहुत ही खतरनाक, जिसमें पेट वगैरह फूल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या है इतना। चलिए और क्या प्रॉपर्टी है? वेरी गुड सॉल्वेंट, it's a very good solvent and dissolves potassium hydroxide, sodium hydroxide, सल्फर, ये इन सबों को डिसॉल्व कर देता है। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? कि ये पेंट, वार्निश, लैकर्स, ये सब में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है।